तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका इतिहास का विषय है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम आपके लिए कम से कम 6 से 7 सैम्पल पेपर और हिस्ट्री के लेकर के आ जाए, तो इस वीडियो को 1270 लाइक्स, जी हाँ बच्चों 1270 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगर आप 1270 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट करवा देते हैं तो इससे हमारा जो ओवरऑल मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसी तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर सेक्शन ए में हमसे क्या पूछ रहा है कि 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर किसके रूप में खूब फला फूला। ठीक है, तो मारी नगर के बारे में अक्सर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो 2000 के बाद अगर हम बात करें, जो मारी नगर हमारा फला फूला वो हमारा शाही राजधानी के रूप में बहुत ज़्यादा मारी नगर जो था वो फला और फूला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर 2000 BCE द सिटी ऑफ मारी जो सो कि फ्लोरिश्ड एज अ रॉयल कैपिटल। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने हिस्ट्री के फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम में भी तैयारी करके हिस्ट्री के फाइनल एग्जाम के अंदर फोड़ के आएंगे, यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स गेन करके आएंगे, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैंपल पेपर्स हमने स्पेशली डिजाइन किए हैं ताकि आप अपने हिस्ट्री के फाइनल एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। सैंपल पेपर्स को लेने के लिए स्क्रीन पर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है बच्चों, दोनों में से किसी एक पर आप कांटेक्ट करके सैंपल पेपर्स को प्राप्त कर सकते हैं। अभी अगर आप सैंपल पेपर लेते हैं तो 50% का आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। वैसे तो प्राइस जो है सैंपल पेपर का, हिस्ट्री का जो सैंपल पेपर मिलेगा आपको 10 सैंपल पेपर मिलेगा, 10 सैंपल पेपर का PDF, तो उसका प्राइस यहाँ पर 199 रुपये है। लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल 99 रुपीज़ में हिस्ट्री का सैंपल पेपर आप ले सकते हैं और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों कि अनेक मूल निवासियों ने कब अपने द्वारा जो सो कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स तैयार किए। ठीक है, जो मूल निवासी थे यहाँ पर बहुत सारे जो अनेक मूल निवासी थे, उन्होंने कब अपने द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स तैयार किए थे। याद रखिएगा ये कब तैयार किया गया था बच्चों, तो ये 1954 में तैयार किया गया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन विच ईयर डिड नेटिव अमेरिकन्स ड्राफ्ट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 1954 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, मूल निवासी की बात की गई है यहाँ पर। चलिए, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि यह वक्तव्य किसका है कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए, अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना विश्व को समर्पित करने के समान है। ये किसका बात बोला गया है कि भैया हर विश्व के अंदर हर राष्ट्र को, ठीक है, ये क्या करना चाहिए कि एक तरह से समर्पित कर देना चाहिए ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ये बोला गया था बच्चों दर्शन शास्त्रीय मियाके सेत्सुरे के द्वारा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बलात क्या है। ठीक है, व्हाट इज बलात। तो बलात जो है बच्चों आपका वो हो जाएगा यहाँ पर सेनेट के अलावा अन्य भर्ती वाली जो सेना होती थी। ठीक है, जो सेनेट होती थी उसके अलावा देखा जाए तो जो अन्य भर्ती वाली सेना होती थी, अलग से जो सेना भर्ती की जाती थी वो, और उसके अलावा कुछ वर्गों या समूहों के वयस्क पुरुषे यानी जो एडल्ट मेल होते थे लगभग 25 वर्ष के तक सेना में राजा की सेवा करनी पड़ती थी। ठीक है, तो उनको 25 साल तक जो है वो सेना के अंदर राजा की क्या करनी पड़ती थी, सेवा करनी पड़ती थी, बेसिकली सर्विस देना पड़ता था। तो ये बलात कहलाते थे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी सही है।
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज बलात, तो ए और बी जो बोला जा रहा है बिल्कुल सही बोला जा रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, ठीक है। तो 4 कथन यहाँ पर हमें दे दिया है, इंग्लिश में बोले तो 4 स्टेटमेंट ये हमें दे दिया है। अब हमें बताना है बच्चों कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। पहला जो कथन है कि लगभग 1167 में तेमुजीन का जन्म हुआ, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है हमारा। अगला 1227 में चंगेज खान की मृत्यु, ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। अगला है हमारा कि 1368 में चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ, ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है। और लास्ट वाला है हमारा कि 1759 में चीन के जो कि मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त कर ली, तो ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये चारों ही जो कथन है बिल्कुल यहाँ पर सही निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से रहेगा आपका। अरेंज द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको भूल जाइए। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों ही कथन जो हमारे सही है। और अगर ये आता है अरेंज द इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, यानी कि लाइन से लगाने के लिए आता है, तो लाइन से भी आप लगा देंगे, पहले कौन सा हुआ फिर बाद में कौन सा हुआ, है ना, क्योंकि बहुत इजी टाइम पीरियड दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर बोल रहा है कि 2 अभिकथन और कारण दे दिए गए, इन्हें पढ़िए और बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला अभिकथन है यहाँ पर कि 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 जो सो कि सुक्तरी लक्ष्य की घोषणा की, ठीक है जी। और कारण कह रहा है कि यह था विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास। अच्छा जी, तो यहाँ पर बच्चों आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही बातें सही हैं। तो कथन ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए काफी इंटरेस्टिंग है और आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है चित्र, जाहिर सी बात है। निम्नलिखित विकल्प में से दिए गए चित्र को पहचानिए। यहाँ पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं, चित्र में देखेंगे तो मस्त एकदम एक आपको महल टाइप का ये दिखा रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये है क्या। तो ये है बच्चों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बेनेडिक्टीन आबे, ये है बच्चों आपका, ठीक है। याद रखिएगा, ये चित्र जब भी आपके दिमाग के सामने आए तो यहाँ पर आबे याद रखिएगा, आबे से ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। इसका पूरा नाम है बेनेडिक्टीन आबे, बेनेडिक्टीन आबे, बेनेडिक्टीन आबे, बेनेडिक्टीन आबे, इस तरह से करके आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये रहा चित्र आपका इमेज, और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि अभिजात वर्ग की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए अभिजात वर्ग की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ना ऊंचा वर्ग माना जाता है, जो थोड़ा धनी हो, जाति में ऊंचा हो, हैसियत में ऊंचा हो, इस टाइप का अभिजात वर्ग होता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, अभिजात वर्ग की एक विशेषता है कि उनकी हैसियत विशेष होती है, ठीक है, मतलब विशेष हैसियत थी। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने आपको बताया ना, थोड़े से हैसियत में वो ऊपर होते हैं अभिजात वर्ग वाले। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे और उनके पास अपनी सामंती सेना थी, बिल्कुल सही बात है। अगला, वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, हाँ लगा सकते थे, अभिजात वर्ग के लोग हैं, थोड़े पैसे वाले लोग हैं तो लगा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, अभिजात वर्ग जब भी आपसे बोल दे, अभिजात वर्ग जैसे ही आप सुने तो एकदम से आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि हाँ अभिजात वर्ग की बात हो रही है, यानी अमीर वर्ग होगा, ये पैसे वाला वर्ग होगा, जाति से अमीर होगा आपका, मतलब जाति थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों का कंट्रोल अभिजात वर्ग के पास होगा, ऐसे याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि माली नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित है, जहाँ से होकर कौन सी वस्तुओं पर व्यापार अधिक होता था। तो यहाँ से होकर के बच्चों आपका यहाँ पर लकड़ी और तांबा और तेल और मदिरा, इनका व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एंड टिम्बर एंड कॉपर, ऑयल एंड वाइन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि रोमन साम्राज्य में राजा का सिंहासन किस पर आधारित था। तो रोमन साम्राज्य में बच्चों राजा का सिंहासन पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित था। ठीक है, यानी कि पहले बाप राजा है यानी पिताजी राजा है, फिर उनके बेटे राजा बनेंगे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। किसके अंदर? रोमन साम्राज्य के अंदर। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे रोमन साम्राज्य की बात करें, रोमन इंपायर की बात करें, तो वहां जो राजा का सिंहासन होता था बच्चों, वो यहाँ पर कैसे चलता था? पारिवारिक वंश क्रम के आधार पर यहाँ पर चलता था रोमन साम्राज्य के अंदर राजा का सिंहासन। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। बड़े ध्यान से समझिएगा, कई सारे बच्चे ना इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके डर जाते हैं कि और ये भैया इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, क्या हो सकता है इसके अंदर, है कि नहीं। ध्यान से समझिए। चंगेज खान ने निशापुर में घेरा डालने के यह आदेश क्यों दिया कि इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके, उसके नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। तो यहाँ पर ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मंगोल राजकुमारी की हत्या कर दी गई थी, इसलिए ऐसा चीजें यहाँ पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन है कि मुद्रित पुस्तकों के लाभ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन कीजिए। ठीक है, जो मुद्रित पुस्तकें होती हैं यानी छपी हुई किताबें जो होती हैं, जैसे आपकी हिस्ट्री की किताब होगी, आपने पढ़ी होगी, या दुनिया की कोई सी भी किताब ले लीजिए, जो मुद्रित होती है, छपी हुई होती है, प्रिंटेड होती है, तो उसका क्या हमें फायदा देखने को मिलता है। तो उसका कई सारी चीज़ों में फायदा होता है, जैसे क्रय यानी बेचना संभव होने लगा, है कि नहीं, आसानी से उसे बेचा जाने लगा। अब ये इतिहास की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है, बट इसको आप प्रेजेंट से भी रिलेट करके देख सकते हैं। छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, है ना। पहले जब प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी नहीं आया था तो टीचर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था स्टूडेंट्स को, अब ये चीज़ खत्म हो गया। अब विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित हो सकते थे, है ना। जो थॉट्स है, जो भी और सारी चीज़ें हैं, आसानी से चीज़ों को छापो और दुनिया भर में फैला दो। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, बेनिफिट्स ऑफ प्रिंटेड बुक्स इंक्लूड्स, तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 13वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि 11वीं सदी में नॉर्मंडी के जैसे कि ड्यूक विलियम ने सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के राजा को हरा दिया। उस शासक का नाम क्या था? तो उस शासक का जो नाम था बच्चों, वो आपका यहाँ पर था जैसे कि सेक्शन। ठीक है, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड सेक्शन किंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन क्या है कि सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले दार्शनिक कौन थे? याद रखिएगा इनका नाम। सामंतवाद पर सबसे पहले काम करने वाले दार्शनिक जो थे बच्चों, वो थे हमारे मार्क ब्लॉक। ठीक है, जिससे हमारे दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर होता है ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो वैसे ही अगर आपसे कोई भी पूछे पूरी जिंदगी में कि सामंतवाद पर सबसे पहले काम करने वाले दार्शनिक का नाम क्या था, तो आपके दिमाग में खटकना चाहिए ब्लॉक, और पूरा नाम क्या खटकना चाहिए? मार्क ब्लॉक। समझ रहे हैं? तो इस तरह से मैं ना जब मैं चीज़ों को याद करता था बच्चों, तो मैं एक ट्रिक लगाता था। मेरे को अगर कोई नाम याद नहीं हो रहा था तो उसको ना मैं अपने आसपास की किसी चीज़ से जोड़ देता था, तो मुझे वो नाम याद हो जाता था। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले दार्शनिक जो थे वो यहाँ पर मार्क ब्लॉक थे। अब मार्क ब्लॉक अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ब्लॉक याद रखिए, है कि नहीं, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, इस तरह से, है ना। ब्लॉक याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मार्क ब्लॉक याद रहेगा कि हाँ मार्क ब्लॉक की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जो सामंतवाद पर सबसे पहले काम करने वाले दार्शनिक थे। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मार्क जो ब्लॉक है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब से शुरू हुआ था? तो मेसोपोटामिया के जो प्राचीनतम नगर थे बच्चों, इनका जो निर्माण शुरू हुआ था ये हुआ था कांस्य युग यानी कि लगभग 3000 ईसा पूर्व से। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वें का। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि ब्रह्मांड के प्रति ईसाई या ईसाइयाँ अवधारणा में शामिल है। ठीक है, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है उसको लेकर के जो ईसाइयों की अवधारणा है उसमें क्या शामिल है बच्चों, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, मनुष्य पापी है और पृथ्वी पापों से भरी हुई है, ये बात बिल्कुल उसके अंदर शामिल है। अगला,
और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। ठीक है, जितना ज़्यादा पाप हो रहा है इसीलिए यहाँ पर पृथ्वी स्टेबल है। खैर आगे देखिए, पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में है स्थिर, और जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। तो ये बात भी यहाँ पर बोली गई है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ब्रह्मांड के प्रति ईसाई अवधारणाओं में ये सारी चीजें शामिल है बच्चों। ठीक है, यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित दी गई जानकारी के माध्यम से व्यक्ति की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर 3 बातें हमें बताई गई है, इन तीनों को देखना है और हमें व्यक्ति का पहचान करना है। पहला है, इनका जन्म एक गरीब सामुराई परिवार में हुआ था। ठीक है, अब सामुराई वगैरह की बात कर रहा है तो याद रखिएगा, सामुराई जैसे हम कार्टून वगैरह में नहीं देखते हैं कि सामुराई, मैं हूँ सामुराई, इस तरह से करके। ठीक है, तो थोड़ा सा वो कुंफू कराटे वाला जो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है। आगे देखिए, 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में आए। ठीक है, और थर्ड बात बोला जा रहा है उनके बारे में कि उन्होंने अपने विचार क्लासिकी नहीं बल्कि बोलने चालने के अंदाज में लिखे। इस तरह से यहाँ पर इनके बारे में बातें बोली जा रही है। तो ये कौन है? ये है बच्चों मेजी काल के यहाँ पर फुकुजावा युकिची। ठीक है, जैसे कैनिची, निंजा हथौड़ी ऐसे याद रखते हैं ना आप, तो उसी तरह से यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा, मेजी काल के फुकुजावा युकिची। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। और फुकुजावा यीचिकी ये नाम है उनका, याद रखिएगा, फुकुजावा यीचिकी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। ठीक है, तो ये क्या होता था बच्चों? तो ये होता था आपका डिनारियस, ये होता था जिसमें 4.5 ग्राम शुद्ध विशुद्ध चांदी होती थी, प्योर सिल्वर जिसको आप कहेंगे। ठीक है, तो डिनारियस यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, डी से डिनारियस। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि 15वीं सदी में विश्वविद्यालयों में व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास व नीति दर्शन शास्त्र, कविता, इतिहास जैसे विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाए? ठीक है, तो ये कहलाए बच्चों आपके यहाँ पर मानवतावादी। ठीक है, तो आपका 19वें का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि दर्शन शास्त्री नीति शास्त्री केजी ने आधुनिक को 3 पश्चिमी धाराओं के मिलन और एकता से परिभाषित किया जिसमें शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है बच्चों? तो इसमें शामिल है आपका पुनर्जागरण, ठीक है, और प्रोटेस्टेंट सुधार, प्राकृतिक विज्ञान का विकास। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी 21वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो ये सारे कथन आप देखिए। पहला है यूरोप के सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोल रहा है। अगला है ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण था। ठीक है, जो अभिजात वर्ग था उनका बहुत ज्यादा भूमि पर यहाँ पर हिस्सा था, डायरेक्ट कंट्रोल था। मैंने आपको बताया ना, जो अभिजात वर्ग होता है बच्चों उनका डायरेक्ट कंट्रोल तो हमें देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि अमीर होते हैं, जाहिर सी बात है ना। अगला यह जो सो कि वैसलेज नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ था और बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन थे जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। ठीक है, तो ये चारों ही बातें सही कही जा रही हैं, तो इस हिसाब से आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल हमने बच्चों यहाँ पर सेक्शन ए में 21 MCQ डिस्कस कर लिए। अब आप मुझे ईमानदारी से वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि 21 MCQ में से आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कितने बच्चे ईमानदारी से एक बार कमेंट करके बताते हैं। ठीक है, कोई ये नहीं कि शर्म रखना अपने अंदर के, सर जी देख लेंगे तो मेरे तो 21 में से 15 ही बन रहे हैं, मेरे 21 में तो 18 ही बन रहे हैं, तो सर जी क्या बोलेंगे। तो देखो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, जो भी बच्चे कमेंट करते रहेंगे ना, सबके कमेंट को यहाँ हार्ट देता जाऊंगा मैं, सबके। इस वीडियो के लिए स्पेशल ये बात मैं बोल रहा हूँ कि सभी के कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट देता हुआ जाऊंगा, हार्ट का निशान। आपके कितने भी मार्क्स बन रहे हो आप ईमानदारी से कमेंट कीजिए।
ठीक है, कि हाँ सर अगर मान लीजिए कि 21 ये एमसीक्यू मेरे अगर फाइनल एग्जाम में आ जाते तो 21 में से मेरे 15 तो आ ही जाते, मेरे 18 तो आ ही जाते, मेरे 20 आ जाते सर, मेरे सर 21 में से 21 आ जाते। ठीक है, ये मैं आपको ईमानदारी से कमेंट करके बता रहा हूं या बता रही हूं, तो ईमानदारी से आप कमेंट करके बताइए, आपके जय भैया आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आपके कितने मार्क्स बनेंगे 21 में से। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जहां पर हमसे थियोरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 22वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि मेसोपोटामिया के शहरीकरण अर्थात नगरों की बसावट को समझाइए जिसमें नगर के लोग अर्थात नगरों की बसावट को समझाइए जिसमें आत्मनिर्भर नहीं थे वो। ठीक है, इसको बताना है कैसे। तो देखिए मेसोपोटामिया के शहरीकरण या नगरों की बसावट कुछ इस प्रकार से कैसी थी। तो यहाँ पर है शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं थे, बल्कि अर्थव्यवस्था और खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होती गई। तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जाता है और इसके फलस्वरूप कस्बे बनने लग गए। ठीक है, या कस्बे बनने लगते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि खाली वहाँ जनसंख्या ही नहीं रहती थी, मेसोपोटामिया के शहरीकरण की बात की गई है कि वहाँ के नगरों की बसावट कैसी थी। तो वहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती थी, वहाँ पर अन्य काम भी होते थे, आर्थिक गतिविधियाँ या अन्य काम कह लीजिए, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट होने लगा और वहाँ पर कस्बे डेवलप होने लगे। ठीक है, कस्बे काइंड ऑफ आप कह सकते हैं गाँव भी होता है और शहर भी होता है, उसका एक मिक्सचर होता है। ठीक है, वो होता है कस्बा। आगे देखिए बताया गया है कि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाएं भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जो शहर की सिटी की इकोनॉमी थी, वहाँ पर खाद्य उत्पादन तो होता ही था, अनाज वगैरह उगाए जाते थे, भिन्न भिन्न तरह की चीजें उगाई जाती थी। इसके अलावा व्यापार उत्पादन भी यहाँ पर और सेवाओं के जो है सो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। व्यापार वगैरह की बात की गई है। ठीक है, नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते। ठीक है, ऐसा नहीं कि नगर के लोग खुद के ऊपर ही डिपेंड रहते थे, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। जाहिर सी बात है, आज के टाइम पे भी आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, पूरी दुनिया छोड़िए, आज दिल्ली में ही अगर आप रहते हैं तो क्या हम केवल दिल्ली के ऊपर डिपेंडेंट हैं? नहीं, दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ से भी फल सब्जियां और भिन्न भिन्न तरह की चीजें आती है गाँव से, तब दिल्ली यहाँ पर चल रहा है कि नहीं? और देश भर से चीजें दिल्ली में आती हैं। तो उस टाइम पे भी वो लोग डिपेंडेंट नहीं थे, आत्मनिर्भर नहीं थे, और हम भी एकदम से अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं है कि भैया सब कुछ हम ही कर लेते हैं। हाँ, दिल्ली में पैसा है लोगों के पास, लेकिन ये नहीं कि पैसा थोड़ी ना खा सकता है आदमी, खाना तो उसे अनाज ही है, लेना तो उसे और चीजें भी है, तो वो उसके ऊपर मतलब उसको लेकर के डिपेंडेंट रहना पड़ता था। और यहाँ पर भी वही बातें बोली जा रही है, उनमें आपस में लेन देन होता रहता था। ठीक है, तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया के शहरीकरण या नगरों की बसावट के बारे में आप लिख सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, जितना ज्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरी जीवन में श्रम विभाजन तथा एक सामाजिक संगठन को समझाइए। देखिए दो चीजों को जोड़ करके यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है ये वाला कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी आपकी, वहां पर जो शहरी जीवन था उसमें श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन, इसको हमें समझाना है। तो ध्यान से समझिएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरी जीवन की विशेषताएं। देखिए शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता था, एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले की विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती थी, वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी जो सो कि धातु, तांबा या फिर रांगा टीन लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता था, उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत होती थी। कहने का मतलब यह है कि सारी चीजें वो खुद ही नहीं करते थे, वो और लोगों पे भी डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, ये यहाँ पर शहरी जीवन के श्रम के विभाजन के बारे में बताया गया है कि हर किसी का अपना अपना काम होता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया जो पत्थर से मुद्रा बना रहा है तो वही यहाँ पर हीरो है, नहीं, पत्थर से मुद्रा बना लिया लेकिन उसको व्यापार करना तो आता नहीं, व्यापार तो और कोई लोग करेंगे, है कि नहीं। कांसे से कोई चीज बनाने वाला है तो कोई रॉ मटेरियल जो कच्चा माल आया वो अपने यहाँ पे थोड़ी ना उगाएगा, वो तो बाहर से जो आ रहा है वही उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा।
तो ये शहरी जीवन में श्रम के विभाजन का मतलब है कि अलग अलग लोगों को जो काम करना होता था उसके बारे में बताया गया। अगला, एक सामाजिक संगठन। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु तथा विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरत की चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती है, जिनके लिए यहाँ पर संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों गांव से आते हैं और उनके संग्रहण तथा जो सो कि वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई है। इसके आगे देखिए बताया गया है कि शहरी अर्थव्यवस्थाओं को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 23वें क्वेश्चन के अंदर। और 23वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में आ रखा है क्वेश्चन। बड़े ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन कारणों की चर्चा कीजिए जिनके कारण जापान समृद्ध देश माना जाता है। जो जापान है बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस माना जाता है, तो क्यों माना जाता है उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर लिखेंगे आप, जापान को समृद्ध बनाने वाला कारक जो कि निम्नलिखित है। पहला, वह चीन से रेशम और भारत से कपास जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। ठीक है, वो चीन से क्या करता था, रेशम इंपोर्ट करता था, भारत से कपड़े जैसी चीजें है वो इंपोर्ट करता था। ठीक है, और इन आयातों के लिए चांदी और सोने में कीमत अदा करने से अर्थव्यवस्था पर भार जरूर पड़ा, जिसकी वजह से तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। ठीक है, अब वो सोने और चांदी में यहाँ पर पेमेंट कर रहा था, तो इसमें क्या हुआ कि दिक्कतें आने लग गई, तो इसलिए इस पे रोक ही लगा दिया गया। उन्होंने क्योटो, जो आपका यहाँ पर क्योटो था, उसके जो कि निशिजन एक बस्ती में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए, जिससे रेशम का आयात कम किया जा सके। ठीक है, जिससे कि रेशम का आयात कम किया जा सके, और पेमेंट वैसे ही रोक दी गई है कि भैया महंगी चीजों में पेमेंट नहीं किया जाएगा, सोने चांदी में। ठीक है, और वो कोशिश कर रहे थे कि कम से कम यहाँ पर आयात हो। मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार का यहाँ पर निर्माण जैसे अन्य विकास दिखाई देते हैं। ठीक है, अत्यंत्र नई दिशाओं में विकसित हो रहा था। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार जापान तथा द्वीपों का जो सो कि भगवान ने बनाया है और सम्राट सूर्य देवी की उत्तराधिकारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे जापान एक समृद्ध बना, मतलब कुछ कुछ और पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 24वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बाशिंदों को उनकी जमीनों से बेदखल के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है। जो यूएसए के मूल बाशिंदे थे, जो नेटिव लोग थे वहां के, वहीं के रहने वाले लोग, तो उनको उनकी जमीन से ना बेदखल कर दिया गया। आपको पता है ये चीज? ठीक है, आज के टाइम पे जो आप अमेरिका देखते हैं ना, वो ओरिजिनल अमेरिका नहीं है। ओरिजिनल अमेरिका में ना वहां पर इस तरह से काले काले लोग जो होते हैं, ब्लैक पीपल रहते थे। ठीक है, व्हाइट लोग नहीं रहते थे वहां पर, और वो सब जो है ऐसे ही कबीलों वगैरह में रहा करते थे। वो ओरिजिनल अमेरिका था, वो ओरिजिनल यूएसए था। ठीक है, अभी जो आप गोरे लोग देखते हैं बच्चों इस तरह से, वो तो यूरोपियंस है। ठीक है, ब्रिटेन के लोग हैं ज्यादातर, जो वहां जाकर के बस गए थे और वहां के जो नेटिव लोग थे उनको बेदखल कर दिया, अरे हटो 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 इस तरह से करके। ठीक है, देन जाकर के वहां पर हटाया उनको, और फिर देखो आज अमेरिका कैसा है कि नहीं। ये मैं यहाँ लिंक नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग वहां चले गए तो डेवलपमेंट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां के मूल बाशिंदों को हटाया गया, वहां से बेदखल किया गया। ठीक है, तो उसके तरीके बताने हैं। तो पहला हो जाएगा आपका यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया। ठीक है, बेदखल करने के तरीके बताया जा रहे हैं। और जमीनों की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटाने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया। ठीक है, अब वहां के जो नेटिव लोग थे, वहीं जो रहते थे, उनको वहां से हटाना था इन लोगों को, जो यहाँ यूरोप से गोरे गोरे लोग गए थे वहां पर, अंग्रेज लोग गए थे, अंग्रेज बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो उनसे ना हस्ताक्षर करवा लिया कि हाँ ये देखो आपकी जमीन हम खरीद रहे हैं, चलो अब निकलो यहाँ से, ऐसे करके, है कि नहीं। और उनको बाध्य किया गया। जमीनों के बदले दी गई कीमतें बहुत कम थी। अब वो आए, एक तो बहुत ज्यादा ताकतवर थे वो लोग, क्योंकि आधुनिक चीजें लेकर के आए थे, अत्याधुनिक हथियार वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह लेकर के आए थे। तो कितनी भी कीमत देनी पड़ेगी, कितनी भी कीमत पे उनको जाना पड़ेगा, इस तरह से हमें चीजें देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर जमीनों के बदले उनको जो कीमतें दी गई वो बहुत ज्यादा कम थी बच्चों। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, धोखे से उनकी जमीनें ज्यादा ले ली
या पैसे देने के मामले में वायदा के खिलाफ ही देखने को मिली। ठीक है, अब धोखे से उनकी ज़्यादा ज़मीनें ले ली। ठीक है, ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा धोखा दिया उन्होंने। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ में आ गया आपको? कुछ और चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट वेयर द रीजंस फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिजीनियस पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम देयर लैंड्स, एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर 25वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है कि विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा क्यों था बच्चों? क्योंकि कृषि भूमि देखिए यहाँ पर बताया गया है, जो विजित लोग थे उनको अपने नवीन जो यायावर शासक थे, नए नए जो उनको शासक मिले थे, रूलर मिले थे, उनसे कोई भी लगाव नहीं था। क्यों? क्योंकि 13वीं शताब्दी के पूर्वाधर जो सो कि में हुए युद्ध में अनेक नगर नष्ट किए गए थे, इसलिए। और इसके अंदर कुछ बेसिक बेसिक बातें बताई गई है, जैसे कृषि भूमि को हानि हुई और व्यापार चौपट हो गया, सैकड़ों लोग मारे गए इस कारण से। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और गोल्ड रश वाला क्वेश्चन जो बच्चों मेरे दिमाग में ना बार बार खटक रहा है कि बच्चों को ना मैं गोल्ड रश वाला क्वेश्चन समझाऊं, तो याद रखिएगा गोल्ड रश वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अभी करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह किसी की देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट सैंपल पेपर की जो वीडियो लाऊंगा उसमें जरूर मैं आपको गोल्ड रश वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया, समझाइए कैसे। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। चलिए, अब इसके आगे चले तो 27वां क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि इटली की वास्तुकला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इटली की वास्तुकला, देखिए इटली की वास्तुकला जो कुछ इस प्रकार से है, इसकी विशेषताएं। पहला, 15वीं शताब्दी में रोम के शहर के पुनरुद्धार के साथ इतावली वास्तुकला विकसित हुई। ठीक है, और रोम में खंडहरों और पुरातत्वविदों द्वारा सावधानी पूर्वक खुदाई की गई थी। इसने जो सो कि एक नई शैली को प्रेरित किया, शाही रोमन शैली का पुनरुत्थान, जिसे वास्तुकला अब शास्त्रीय शैली कहा गया। ठीक है, जाता है इस तरह से करके आप बाकी यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। क्लियर है? इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इस्लामी की वास्तुकला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस्लामी वास्तुकला जिसे आप कहेंगे, तो इस्लामी वास्तुकला की विशेषता है जो कि इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों आपका इस्लामी आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो इस्लामी वास्तुकला ने इमारतों, भवनों व मस्जिदों की सजावट के लिए ज्यामितीय नक्शे और पत्थर के पंचीकारी के काम का सहारा लिया। ठीक है, आप देखेंगे इस्लामी वास्तुकला के द्वारा, इस्लामिक आर्किटेक्चर के द्वारा बहुत ज़्यादा सजे हुए आपको यहाँ पर इमारत वगैरह देखने को मिलेंगे, जो कि इसी कला का एक बेहतरीन नमूना है। ठीक है, आगे देखिए, धार्मिक इमारतें इस्लामी वास्तुकला का सबसे बड़ा बाहरी प्रतीक है कि इस तरह से करके, है ना। आप देखिए कोई भी मस्जिद देख लीजिए, वहां पर आपको बहुत सुंदर यहाँ पर वास्तुकला देखने को मिलेगा। इस्लामी वास्तुकला इस काल में अपनी चरम सीमा पर थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताना है और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसके आगे चले तो अब हमारा आ जाएगा सेक्शन नंबर सी, जिसको हिंदी में आप खंड ग भी कहते हैं, और ये हमारा 24 नंबर के लिए रहेगा ये सेक्शन सी। और इसके आगे के सेक्शंस को करेंगे बच्चों इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में, जिसका जो लिंक होगा वीडियो का वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये था हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो। पार्ट 2 का वीडियो जल्दी बना दूंगा। आप कमेंट कीजिएगा कि जय भैया जल्दी से जल्दी पार्ट 2 का वीडियो बनाइए, बाकी मैं आपके लिए जल्दी बना ही दूंगा। ठीक है,